उत्तराखंड का धराली गांव उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, जो अभी एक भीषण आपदा की चपेट में आया। इसमें बादल फटने की वजह से नदी के अंदर जल स्तर बढ़ा और वो अपने साथ मलबा लाता है और इस पूरे के पूरे गांव के अंदर घुस जाता है, जिससे 5 लोगों की मौत और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की लापता होने की बात बताई जा रही है। अब इस खबर को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। हम अगर धराली गांव की सिचुएशन को देखें, ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखें, तो ये धराली गांव है। इस धराली गांव के एक किनारे पर हम भागीरथी नदी जी को देखते हैं और इसकी एक सहायक नदी है खीर गंगा। ये जो खीर गंगा है, इसी खीर गंगा के अंदर बादल फटे जिसकी वजह से नदी का जल स्तर बढ़ा। जो इसका अपना एक सेट मुहाना था, ये यहाँ पर जाकर के मिलती थी, ये इस मुहाने से ना मिल करके अपने पुराने 1978 के दौरान में जब इसका ये रास्ता हुआ करता था, ये इसी रास्ते से सीधी आ गई और इसके सामने जितने भी घर, रेस्टोरेंट, होटल, सेब के बाग, बगीचे थे, वो सब के सब बह करके यहाँ पर पहुँच गए, मलबे के नीचे दब गए। अगर हम इस धराली गांव को देखें तो इस धराली गांव के पीछे लगभग 4 किलोमीटर दूर पर हर्षिल है और लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री है। अब इस धराली गांव की लोकेशन को आपने ठीक से समझाई है। अब इस धराली गांव की आप एक 360 व्यू को देखिए। इस धराली गांव के ही सामने वाली जो पहाड़ी है, ये है मुखबा गांव। यहाँ पर एक मुखबा गांव है, जो आजकल आप इंटरनेट पर वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, वो सब आप उस मुखबा गांव से रिकॉर्ड की गई वीडियोस वगैरह, फोटोग्राफी देख रहे हैं। तो ये तो इसकी एक सिचुएशन देखिए। देखो ये नदी है और इस नदी का मुहाना मुड़ करके ऐसे है, लेकिन जब वेग आया तो इसने सामने से ही अपना रास्ता बनाया और सामने से ही जितने भी घर वगैरह थे, इन सबको बहा करके ले गई। अब इस पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर कुछ 2-3 चीज़ों को समझना। जैसे हम बात कर रहे हैं बादल का फटना। बादल फटना कहने का मतलब क्या है? बादल फटने का मतलब यह है जब किसी एक जगह पर बारिश 100 mm से ज़्यादा हो जाती है, तो हम बोल लेते हैं कि यहाँ पर बादल फटने की घटना है। ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर हम आमतौर पर अपने इस रीजन के अंदर देखते हैं बादल फटना, तो हम ये देखते हैं कि भाई बादलों ने नमी बहुत ज़्यादा सोखी थी, बादलों के अंदर नमी या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो हलचल नहीं कर पाए। चूँकि चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, वो पानी ज्यों का त्यों वहीं पर ही गिर गया, तो उसको हमने बोल दिया कि भाई बादल फट गए हैं। अब इसके पीछे भी कुछ आपको साइंटिफिक जानकारी की ज़रूरत है। अगर हम रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, तो ये डिपार्टमेंट बोलता है कि जो अब हमारे इस रीजन के अंदर बादल फटने की समस्याएं बार बार देखने को मिल रही है। अभी आपने सुना होगा 1-2 महीना पहले ही हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के अंदर भी एक ऐसा ही देखने को मिला, बादल फटे। आपने वायनाड के अंदर देखा, ऐसी ही घटना देखने को मिली। आपने नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों के अंदर देखा। आजकल ये ऐसी बादल फटने वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी है। तो आईआईटी रुड़की का कहना ये है कि ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं, इनके पीछे एक बड़ा कारण है पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलते थे, अब वो चेंज हो करके जून से और अगस्त के बीच में ज़्यादा देखने को मिलने लगे। और उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी प्रोसेस देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम अपने मौसम विज्ञान केंद्र के आधार पर बात करें, तो बादल फटने की जो पहले क्लाउड ब्लस्ट की जो घटनाएं हुआ करती थी, वो पहले धरातल से 5000 से 6000 फुट की ऊंचाई पर देखने को मिलती थी, बट अब वो शिफ्ट होकर के 4000 फीट तक देखने को मिलने लगी, जो एक बहुत वर्स्ट कंडीशन हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। ये घटना वहां से यहाँ क्यों हुई, तो उसके पीछे भी कुछ कारण बताए गए। पहला कारण जो है जलवायु परिवर्तन, और उस जलवायु परिवर्तन में क्या कि हवाओं का दबाव में चेंजेस आया है।
पहले जो हवा के दबाव की वजह से बादल फटते थे 6000 फीट पर, अब वो हवा के दबाव की वजह से 4000 फीट पर ही ऐसी प्रोसेस देखने को मिलने लगी है। प्लस नमी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा बढ़ने लगी है। नमी की मात्रा क्यों बढ़ने लगी है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और एक और चीज़, पहाड़ी इलाकों में अगर हम पहाड़ी इलाकों की जनसंख्या को देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 6000 फीट पर नहीं, 3000 से 4000 फीट के बीच में आपको पहाड़ी क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर ऐसी ये घटनाएं बार बार घटने लग जाएंगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हमको देखने को मिलेगी। और इस जान माल की हानि को रोकने के लिए हमारे यहाँ पर कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें जो भवन निर्माण से संबंधित है दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं बीच बीच में, बट उनका पालन कभी कोई करता है तो कभी कोई नहीं करता है। सरकारी टेबल के नीचे से पैसा निकलता है और वो उसका पालन हो जाता है। अब हम लोग बिल्डिंग कोड के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि जहाँ पर 30 डिग्री का ढलान है, उससे अधिक ढलान है, तो वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन आप उत्तराखंड के अंदर घूम करके देखिए, आपको ये चीज़ें भरपूर मात्रा के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं सिंचाई विभाग की अगर गाइडलाइन के बारे में अगर आप बात करें, सिंचाई विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो नदी हैं उन नदियों से 100 मीटर की रेंज में आप कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन गरीमत है कि हमारे यहाँ पर उद्योग जगत के लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली और हाई कोर्ट से एक परमिशन मिली कि 30 मीटर की दूरी पर हम कोई भी निर्माण वाला कार्य कर सकते हैं। अब आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिए, क्या 30 मीटर की दूरी पर वहाँ पर क्या निर्माण कार्य थे या उससे पास थे, आप देख सकते हैं। तो कानून की तो एक तरीके से धज्जियां उड़ती है। अब कानून की धज्जियां उड़ेगी तो सीधा सीधा सा जान और माल की हानि आपको देखने को मिलेगी। अब इसका एक दूसरा एंगल और देखिए आप। अब हम जब इस पूरे रीजन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कल्पेश्वर मंदिर है, कल्पेश्वर मंदिर जो एक श्रद्धा का एक केंद्र रहा है हमारे यहाँ पर पुराने टाइम से। और पुराने टाइम कहने का मतलब वो पांडव कालीन के बारे में बात की जाती है और कहा जाता है कि इस मंदिर को आगे जाकर के जो कत्यूरी वंश थे, कत्यूरी लोगों ने इसका मंदिर का निर्माण कराया था, जो अब मलबे के अंदर धंस चुका है कंप्लीटली। मतलब ये एक बहुत पौराणिक काल से हमारे यहाँ पर श्रद्धा का केंद्र रहा है ये जो स्थान है। अब इस स्थान के बारे में 1816 से ही मिस्टर विलियम साहब जो जो गंगा जी है, गंगा जी के उद्गमन के को देखने के लिए निकले थे, तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी लिखा है कि यहाँ पर कल्पेश्वर मंदिर के लगभग 200 मंदिरों का एक ग्रुप था। अब हम थोड़ा सा इतिहास में और अगर निकल करके आते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने बोला है कि 200 मंदिरों का एक ग्रुप था। इसका मतलब वहाँ के लोगों से बातचीत करके उनको पता चला था। और फिर हमने और इसके ऊपर जब रिसर्च करनी स्टार्ट की तो हमें पता चला कि 1750 में एक ऐसी ही खतरनाक आपदा यहाँ पर आई थी जिसकी वजह से इस रीजन में भीषण बाढ़ आई। बाढ़ आने की वजह से उन 200 मंदिरों के समूह में, वैसे आमतौर पर हम आज जनरल भाषा में 240 मंदिरों का ग्रुप बोलते हैं, उनमें मंदिर टूटे और टूट करके वो मलबे में तब्दील हो गए। तो कुछ बचे कुचे मंदिर थे जिनमें आज हम कल्पेश्वर मंदिर को पूजते हैं। और ये कल्पेश्वर मंदिर भी ज़्यादा पुराना नहीं, लगभग 1947 के आसपास ही यहाँ पर कुछ ग्रामीणों को मंदिर के शिखर मंदिरों का शिखर नजर आया था। तो फिर यहाँ पर खुदाई की गई, जिसकी वजह से लगभग 12 फीट नीचे जाकर के पता चला खोद करके कि अच्छा यहाँ पर भी एक मंदिर है। तो तब से हम यहाँ पर पूजा अर्चना श्रद्धा अपना दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी चार धाम यात्रा में गंगोत्री जब हम यात्रा करते हैं तो उसका एक पड़ाव देखने को मिलता है। मतलब ये जगह एक अच्छी खासी है जहाँ पर टूरिस्ट ठीक ठाक से आते हैं। और टूरिस्ट की बात आप सुनो, ये जो अभी का हम टाइम की बात कर रहे हैं, इस धराली गांव के अंदर ये जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी एक मेले का भी ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था। एक मेला भी यहाँ पर भरा जा रहा था, मेला जिसको दूध गंगा या फिर दूध मेला के नाम से जाना गया है। दूध गंगा तो नहीं, दूध मेला के नाम से ये फेमस है। इसी धराली गांव के अंदर ये भरना था। लेकिन
उधर से नेशनल हाईवे की ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा इतने जमा नहीं हुए, बट हाँ रीजनल लोगों को पता था, तो रीजनल लोग यहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। अब आपने इसी पहाड़ी से मुखबा जो सामने, ये तो वो जो रीज़न है जो मैंने आपको बताया था, सामने मुखबा मंदिर, मुखबा पर रहने वाले जो लोग हैं, मुखबा गांव यहाँ पर बोला जाता है। आपने वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है, उसको देखा ही होगा कि यहाँ से लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, फ़ोनों की घंटियाँ बजा रहे हैं ताकि इन लोगों को पता चल जाए। लेकिन कुछ चंद सेकंडों का ही काम था कि इन लोगों को पूरा का पूरा जो पानी है बहा करके ले गया। ऐसा कहा जाता है कि 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट पहले यहाँ पर सब कुछ था और 3 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ नहीं था। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीटी बजाने का जो कल्चर है वो सचेत करने के लिए होता है, सामने वाले को बताने के लिए होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हार्मफुल है, और ये एक सीटी बजाने वाली प्रोसेस यहाँ पर बड़ी प्रचलित भी है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर थी। अब हम लोगों को ध्यान देना है, हमारी सरकार को भी। 2013 में केदारनाथ के अंदर हम लोगों ने देखा कुछ ऐसी ही हम लोगों को घटना देखने को मिली थी, जिसमें एक घाटी के अंदर अनियमित तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर हम लोगों ने काम किया, जिससे जान और माल की हानि बहुत ज़्यादा देखने को मिली। हम लोगों को देखना होगा कि विकास हम लोगों को किस हद तक करना चाहिए, जिसमें हम लोग जो इंसान है उसको हानि कम से कम हो, विकास उस स्तर तक होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना होगा। विकास में हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बादल फटना है तो फट ही जाता, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर वहाँ पे कुछ ना होता तो। बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ ना होता, वो तो हमने देखा है कि 2023 में भी यहाँ पर ऐसी ही बाढ़ आई थी, जिसमें यहाँ की दुकानें, होटल वगैरह, घरों तक भी पानी भर गया था। कोई जान माल की हानि नहीं हुई, ना ही इतना पॉइंट हाईलाइट हुआ था, लेकिन संभल जाना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के कार्यों पर ज़्यादा काम करेंगे तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण के प्रभाव से ही हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, जिससे आप ऐसी, मैंने आपको बताया ना कि भाई बादल जो है पहले 6000 फीट पर फटते थे, अब 4-4 हज़ार फीट पर ही हवा के दबाव की वजह से फटने लगे। तो ऐसी घटनाएं हम लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से घटती हुई देखते हैं। पर्यावरण को कहीं ना कहीं तो नुकसान होता ही है, तो ये सोचना आपको और हम लोगों को भी है। और अगर हम अपनी सरकार तक ये बात पहुंचाए, जैसे कि हमारे यहाँ पर मौसम विभाग के जो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत बार सचेत कर दिया है, निर्माण पर इस तरीके से काम करना चाहिए। हमारे यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बहुत बार सचेत कर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर निर्माण पर इस तरीके से काम करना चाहिए। अब सरकार को भी संभल जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझको आपको ये एक छोटी सी बात बतानी थी, फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा किसी और बात को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।